सुनार की एक लोहार की मानव की शादी साक्षी से हुई थी। मानव गांव में रहता था। उसके पिताजी की खाद और खेती के सामान की दुकान थी। मानव के दो और छोटे भाई थे, अमर और अभिजीत, और एक छोटी बहन थी, सुकन्या। मानव भी अपने पिताजी के साथ दुकान पर ही बैठता था। मानव के दोनों छोटे भाई अमर और अभिजीत अभी पढ़ रहे थे और सुकन्या की शादी खोजी जा रही थी। इधर मानव का भी परिवार बढ़ रहा था और साक्षी गर्भवती थी। साक्षी की सुई दवाइयों पर पैसे खर्च होते थे और मानव और साक्षी की कुछ व्यक्तिगत जरूरतें भी होती थी। लेकिन मानव के पिताजी दुकान से मानव और साक्षी के लिए पैसे देने में हमेशा आनाकानी करते थे। उनके हिसाब से घर का खर्च वही चला रहे हैं तो मानव को पैसों की क्या जरूरत, और वैसे भी दुकान अभी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। उनके 3 बच्चे और हैं और अभी सबसे पहले बेटी की शादी जरूरी है। मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान तो अच्छी खासी चलती है, अच्छा खासा पैसा आता है, फिर भी पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब मानव को परेशानी सी होने लगी थी। इसीलिए मानव ने सोच लिया था कि वह बाहर जाकर नौकरी करेगा। और एक दिन उसने अपना फैसला घर में सुना दिया, जिसे सुनकर उसके माता पिता खुश हुए और कहने लगे, हाँ बेटा, तू बाहर ही जाकर कुछ नौकरी कर ले। इससे घर में भी थोड़ी पैसों की दिक्कत कम हो जाएगी। तेरे भाई बहन, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। हम दोनों माँ बाप बेटा मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। मानव उसी दिन अपने घर से दिल्ली के लिए निकल गया। साक्षी को अपने माँ बाप के पास छोड़कर और दिल्ली में अपने एक दोस्त के पास आकर एक प्राइवेट कंपनी में उसने नौकरी पकड़ ली, जिससे उसे एक ठीक ठाक तनख्वाह मिलने लगी, जिसे वह महीने का महीने अपने घर भेजता था। लेकिन वह सारा पैसा मानव के पिताजी अपने पास रख लेते थे। साक्षी को जो परेशानी पहले थी वह परेशानी अभी भी थी, और अब तो मानव भी वहां नहीं था, तो उसके खाने पीने में भी सास ससुर टोका टाकी भी करते थे। ये भी नहीं देखते थे कि वह गर्भवती है। खैर, समय के साथ साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ठीक से खाना पीना न मिलने के कारण और उचित देखभाल न मिलने के कारण बेटी बहुत कमजोर थी। उसका सारा ठीकरा भी साक्षी के सर पर फोड़ दिया गया कि उसने गर्भ अवस्था में जमकर आराम किया है, कोई कामकाज नहीं किया तो बच्चा तंदुरुस्त कैसे होगा। मानव हैरान था। साक्षी बिल्कुल सूख कर काटा हो चुकी थी और उसकी बेटी भी काफी कमजोर थी, पर फिर भी मानव मुंह खोलकर अपने माँ बाप से कुछ बोल नहीं पाया। उसने अकेले में साक्षी से बोला, हर महीने पैसे तो भेजता था, तुमने फल वगैरह अच्छे से क्यों नहीं खाए। साक्षी ने बोला, पैसे पापा के पास रहते थे, और अगर कभी मुंह खोलकर फल वगैरह के लिए कुछ बोल भी देती थी तो 4 बातें सुना दिए जाते थे कि घर खर्चे में रोटी चावल दाल तो चलना मुश्किल है, हम तुम्हें फल कहाँ से खिलाएं। मानव को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। साक्षी भी सीधी सादी थी। मानव फिर अपने काम पर लौट चुका था। मानव के माँ बाप लगातार तब उस पर दबाव बना रहे थे, सुकन्या की शादी करनी है, पैसों का इंतजाम करो, दुकान से कुछ नहीं होने वाला। मानव जो कुछ भी कमाता था अपने घर भेज देता था, जो कि उसके पिताजी अपने बच्चों पर खर्च करते थे, ना कि मानव की पत्नी और उसकी बेटी पर। मानव जब भी घर आता, साक्षी बहुत बुझी बुझी सी दिखती थी और उसकी बेटी भी बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं थी, क्योंकि उसे भी पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। और साक्षी तो दिन भर घर के कामों में ही खटती रहती थी। मानव को लगता था कि साक्षी और अपनी बेटी को लेकर दिल्ली चला जाए, लेकिन वह मजबूर था। वह तो खुद अपने दोस्त के साथ क्वार्टर शेयर करके रहता था
तो पत्नी को कहाँ रखता। पर घर के हालात देखकर उसे समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। जो उसने सुना था कि बेटा माँ बाप के लिए शादी के बाद बेटा नहीं पटीदार बन जाता है, वही आज उसके साथ हो गया था। क्योंकि बेटे की जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई रहती है, तो माँ बाप के लिए बाकी के बच्चे तो अपने रहते हैं, लेकिन बड़ा बेटा उनका अपना नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से लगाव जो रखता है। समय ऐसे ही बीत रहा था। मानव और साक्षी आज तक अपने हक के लिए जुबान नहीं खोल पाए थे। मानव ने अपने कमाए आज तक के सारे पैसे अपने माँ बाप को दे दिए थे। पूरी तरह से खाली था वो। 1 साल के बाद बहन की शादी करवा दी गई थी और बहन सुकन्या की शादी होने के बाद माता पिता ने दबाव बनाना शुरू किया कि एक दुकान और हो जाती तो अमर की शादी हो जाती, क्योंकि एक दुकान से तो खर्चा चलेगा नहीं। फिर मानव ने गधा मजदूरी करनी शुरू की। घर में ही एक दुकान और खुलवाई गई अमर के लिए, और फिर अमर की शादी की गई। साक्षी की बेटी अब स्कूल जाने लायक हो गई थी और साक्षी चाहती थी कि गांव में जो कॉन्वेंट स्कूल है, बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में कराया जाए। लेकिन सास ससुर ने साफ मना कर दिया, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हमारी औकात नहीं उस कॉन्वेंट स्कूल की फीस देने की, इसीलिए चुपचाप बगल के स्कूल में बेटी को डाल दो। साक्षी ने मन मारकर बगल के स्कूल में ही बेटी को डाल दिया। लेकिन साक्षी और मानव को सब कुछ दिख रहा था। 3 सालों के बाद अमर का बेटा भी स्कूल जाने के लायक हो गया और अमर ने अपने बेटे का एडमिशन उसी कॉन्वेंट स्कूल में कराया। अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। जब इस बारे में माँ बाप से बोला गया तो उन्होंने कहा, उसने अपने दुकान के पैसों से अपने बेटे का एडमिशन करवाया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस बार साक्षी और मानव के बर्दाश्त के बाहर हो गया। मानव ने बोला, तो मैं भी तो हर महीने पैसे भेजता हूँ। तो उसके पिताजी ने साफ बोल दिया, तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी तो हम पाल रहे हैं, जबकि घर में सबका खाना एक साथ बनता था। पिताजी की दुकान पर सबका बराबर का हक होना चाहिए। ऊपर से मानव अपने कमाए सारे पैसे भी अपने पिताजी को देता था और आज इतनी बड़ी बात कह दी। एक बेटा जिसकी दुकान भी मानव ने गधा मजदूरी करके खुलवाई थी, उसकी कमाई से वह अपने बच्चों और बीवी के लिए अच्छी जिंदगी चुन रहा है। और एक बेटा पिछले 10 सालों से गधा मजदूरी किए जा रहा है और उसके बीवी बच्चे एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। आज मानव को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने कोई बड़ा फैसला लेने की सोच ली थी, लेकिन उसे थोड़ा वक्त तो लगता। आखिर साक्षी को लेकर जाता तो रखता कहाँ। इसी बीच पिताजी ने अमर की शादी की सोची और उसके लिए भी दुकान खुलवाने की जिद करने लगे। मानव ने इस बार हाथ खड़े कर दिए और बोला, सारे घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है और ना मेरे पास इतनी शक्ति है। इतने सालों से यहाँ पैसे दे रहा हूँ और उसका अंजाम भी देख लिया। पागल नहीं हूँ मैं। मानव वापस अपने काम पर जा चुका था, लेकिन इस बार मानव के तेवर देखकर उसके माँ बाप को समझ में आ गया था कि अब मानव और साक्षी को और अधिक चूसा नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार साक्षी और उसके बच्चों का जीना मुश्किल कर रखा था। सास ससुर और देवर देवरानी ने मिलकर घर में माहौल ऐसा बना दिया था कि साक्षी वहां से निकल जाए। साक्षी तो खुद वहां नहीं रहना चाहती थी, पर मजबूरी में रह रही थी, क्योंकि इतने सालों में उसने देख लिया था कि
घर की बड़ी बहू होने के बाद भी उसकी क्या औकात है। कल की आई देवरानी उसके ऊपर हावी थी और उसे कुछ भी बोलकर निकल जाती थी। उसका बेटा भी गांव के सबसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था। वो उसके सामने एक से एक महंगी साड़ियां जेवर पहनकर घूमती थी। साक्षी के पास तो कोई जमा पूंजी थी ही नहीं, क्योंकि उसके पति ने कभी उसे कुछ दिया ही नहीं। सब कुछ माँ बाप के हाथ में रखा, जिसका उपयोग माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए किया, न कि साक्षी और उसके बच्चों के लिए। आज वही लोग को उस घर से भगाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। खैर, इसी सब में अमर की शादी भी तय हो गई और पिताजी ने अपनी खुद की दुकान अमर को दे दी, ये बोलकर कि अब उनसे दुकान नहीं चलेगी, तो ये दुकान अब अमर संभाल ले। मतलब दोनों छोटे बेटों को अच्छे से माँ बाप ने सेटल कर दिया। बड़े बेटे को मजदूर बनकर घर से बाहर निकाल दिया था। साक्षी मानो सब कुछ देख समझ रहे थे, पर इन सब में कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी गलती थी कि उन्होंने कभी भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। खैर, इस बार जब मानव शहर गया तो किस्मत ने उसका साथ दिया। जिस कंपनी में वो काम करता था, वहां उसकी मैनेजर के पोस्ट पर तरक्की हो गई और उसे कंपनी के तरफ से रहने के लिए एक छोटा सा घर भी मिल गया। बस मानव को इसी दिन का इंतजार था। उसने थोड़ी भी देर नहीं लगाई और साक्षी और अपने बच्चों को लेकर शहर आ गया। अब मानव ने घर पैसे देने बंद कर दिए थे। माँ बाप फोन करके इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, ये बोलकर कि अब तो तेरे पिताजी काम भी नहीं करते, कम से कम माता पिता के लिए तो कुछ भेज दो, आखिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो मानव साफ कहता था, दुकान तो पिताजी की है, जो जमी जमाई दुकान अपने छोटे लाडले को दे दी है। एक दुकान जो मुझसे गधा मजदूरी करके खुलवाई है, वह अपने मझले लाडले को दे रखी है। क्या उन दोनों बेटों का कोई फर्ज नहीं है? क्या वो दो बेटे मिलकर भी माँ बाप का खर्चा भी चला पा रहे हैं? और पापा की दुकान कितनी अच्छी चलती थी, ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। पापा के पास अच्छी खासी सेविंग पड़ी है बैंक में, ये बात भी मुझे अच्छे से पता है। तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश आगे से मत करना। माँ बाप को समझ में आ गया था कि अब मानव उनके झांसे में आने वाला नहीं है, इसीलिए अब बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। मानव का दिल टूट चुका था। वजह थी पिछले 10 सालों में जो कुछ भी हुआ था उसके साथ। अमर और अभिजीत माँ बाप के लाडले हैं, ये बात तो उसे पहले से पता थी। सुकन्या उसकी छोटी बहन, वो तो माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो उसका लाडली होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मानव माँ बाप के उसके साथ कोई विशेष लगाव नहीं रखते थे, खास करके उसकी शादी होने के बाद से। पता नहीं माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं। मानव के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मानव ने अपने दादा दादी को भी ये करते देखा था। दादा दादी ने भी उसके ताऊ ताई को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। मानव के पिताजी, जो कि उनके लाडले बेटे थे, उनको अपना सब कुछ सौंप दिया था और अब वही खानदानी परंपरा मानव के माँ बाप निभा रहे थे। मानव ने ऐसा अपने गांव में और घरों में भी होते देखा था। बस फर्क इतना था कि किसी घर में बड़े बेटे पराये होते थे और किसी घर में छोटे बेटे पर कोई ना कोई बेटा पराया होता जरूर था। खास करके वह बेटा जो गांव छोड़कर निकल गया। लेकिन मानव तो गांव छोड़कर निकला भी नहीं था, बल्कि उसे निकलने पर मजबूर किया गया था। खैर, मानव साक्षी अब इस सुकून से जीना चाहते थे। अब मानव अपने कमाए पैसे अपनी जरूरत पर खर्च करता था। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था।
समय का पहिया ऐसे ही घूम रहा था। 10 साल और बीत चुके थे। इस बीच मानव की माँ का देहांत हो गया था। मानव और साक्षी गांव गए थे। सारा क्रियाक्रम हो जाने के बाद मानव ने जानबूझकर माँ के गहनों की बात उठाई थी, तो पिता ने बोला था, हमारी जिम्मेदारी तो निभानी नहीं थी। गहनों की बहुत फिक्र है तुझे। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सारे गहने मेरे पास सुरक्षित हैं। मानव चुपचाप शहर आ गया था, क्योंकि उसे पहले भी कुछ नहीं मिला था। उसे आगे भी कुछ नहीं मिलने की उम्मीद थी। कुछ समय के बाद पिताजी का भी देहांत हो चुका था। मानव को बहुत अच्छे से पता था कि पिताजी ने जीवन भर बहुत अच्छी कमाई की है। भले ही वह उससे झूठ बोलते थे कि दुकान नहीं चलती, पर जिस दुकान पर मानव खुद बैठता था, जिस दुकान को बिना एक बार भी सोचे सीधा सीधा अपने छोटे बेटे के सुपुर्द कर दिया था, उसके पिताजी ने, जो कि आज भी बहुत अच्छी चल रही थी, क्या मानव को अंदाजा नहीं था उस कितनी कमाई की गई होगी और पिताजी के पास कितनी ज्यादा जमा पूंजी होगी। लेकिन जब मानव गांव गया तो भाइयों ने साफ मना कर दिया कि ना माँ के पास कोई जेवर है, ना कि पिताजी की कोई एफडी वगैरह है। जो थोड़ी बहुत जेवर और पैसे थे, वह दोनों के इलाज, सुई, दवाई, क्रियाक्रम खत्म हो गए और अब कुछ भी नहीं बचा है। जबकि इन सब कामों के लिए मानव ने बराबर पैसे दिए थे। साफ साफ बेईमानी कर गए थे दोनों भाई। मानव को और साक्षी को साफ पता था कि इन दोनों ने मिलकर सारी एफडी और जेवरों पर हाथ की सफाई की है। बल्कि अपनी ताई जी से मानव को ये भी पता चल चुका था, इसमें सुकन्या भी शामिल है और माँ के जेवर और कुछ पैसे उसे भी मिले हैं। कुछ नहीं मिला तो बस मानव को। लेकिन मानव और साक्षी क्या करते हैं जब माँ बाप ही बेईमान थे तो भाई बहनों से क्या उम्मीद करनी। मानव और साक्षी चुपचाप वापस दिल्ली लौट आए थे। ले दे कर उनके पास बस यही उम्मीद बची थी कि गांव में उनके अच्छे खासे खेत हैं, जिसका बंटवारा होगा तो शायद उन्हें कुछ मिले और उसके बाद वो उसे बेचकर दिल्ली में अपना एक घर खरीद सकें। क्योंकि मानव अभी तक कंपनी के दिए घर में रह रहा था और जिस दिन वह उस नौकरी को छोड़ता, उसे घर भी खाली करना पड़ता। मानव की इतनी सेविंग नहीं थी कि वह एक घर खरीद सकता। इसीलिए कुछ दिन रुककर मानव ने सोचा था कि वह जमीन जायदाद के हिस्से बंटवारे की बात करेगा। अपने हिस्से को बेचकर अपने लिए एक अच्छा घर खरीदेगा। लेकिन एक दिन मानव को उसकी ताईजी से पता चला कि अमर और अभिजीत जमीन के कागजों की हेराफेरी की है और पता करने पर पता चला कि अमर और अभिजीत ने सारी जमीन अपनी अपनी पत्नियों के नाम पर करवा ली है, जो जमीन उसके पिताजी के नाम पर थी। ये काम 1 साल पहले ही हो चुका था। उसे कुछ भी कानो कान खबर नहीं लगने दी गई थी। इसीलिए अब कोई मानव अब कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था। अंदर से टूट गया था मानव। जब उसने अमर और अभिजीत से इस बारे में बात की तो उन्होंने बोल दिया, हाँ तो हम यहाँ रहते हैं, तो जमीन बांटकर आपको दे दें। सोच भी कैसे लिया आपने ऐसा। आप ये घर छोड़कर जा चुके हैं, तो इस गांव की कोई जमीन आपको नहीं मिलने वाली। हम जमीन बांटकर आपको दे दें ताकि आप कल को उसे किसी तीसरे आदमी को बेचकर चले जाएं। पागल समझा है क्या हमें? भूल जाइए जमीन को। मानव ने बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मैं तुम लोगों के ऊपर खर्च किया है और तुम लोगों ने मेरे साथ इतनी बेईमानी की। पापा की सारी एफडी रख ली, माँ के सारे जेवर रख लिए और अब जमीन भी हड़प ली। रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम लोगों को?
लेकिन उन लोगों ने बेशर्मों की तरह बातें करके फोन काट दी। मानव ने सुकन्या को भी फोन किया, क्योंकि ताईजी ने बताया था एक जमीन सुकन्या के नाम पर भी की गई है। सुकन्या ने भी अपने भाई को ही दो चार उल्टी सीधी बातें सुना दी, क्योंकि उसने जेवर, एफडी और जमीन सब में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी ली थी। तो उसे तो अपने बेईमान भाइयों का साथ देना ही था। मानव को समझ में आ चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो चुकी है। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह केस मुकदमे में पैसा बर्बाद करे। साक्षी ने जब ये सुना तो अंदर तक टूट गई और बोली, जब से शादी हुई है बस उस घर में दिया ही दिया है, और हमारे साथ उस घर में हमेशा गलत हुआ ही हुआ है। कभी हमें उस घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब बस, अब और नहीं, इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हमने कभी अपने हक के लिए लड़ाई की ही नहीं। जो जैसा होता गया हम उसे चुपचाप स्वीकार करते गए। लेकिन लोहे को लोहा ही काटता है। ऐसे शातिर लोगों को शातिराने अंदाज में ही जवाब देना बनता है। मानव ने बोला, तुम क्या सोच रही हो? साक्षी ने बोला, जैसे उन लोगों ने बेईमानी से सारे जेवर हड़प लिए, सारी एफडी हड़प ली, सारे खेत हड़प लिए, अब हमें भी बेईमानी पर उतरना पड़ेगा। मानव ने बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साक्षी ने बोला, जिस घर में तुम्हारे दोनों छोटे भाई रहते हैं और उसी घर में दोनों की दुकान है, वो पूरा घर दुकान पापा के नाम पर ही है। मुझे नहीं लगता उसका कोई भी नाम ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हम उसका बंटवारा तो कभी नहीं करवाएंगे। बंटवारा तो खेत का ही होगा। इसीलिए उन्होंने खेत में चालबाजी दिखाई, क्योंकि वो घर और दुकान काफी बड़े हैं, बिल्कुल उस मुख्य सड़क पर है जो गांव को शहर से जोड़ती है। तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। वही उनके घर और उनका जीवन गुजरने का जरिया है। अब हमें उस पर वार करना होगा। जिस तरह से पैसे देकर बेईमानी से उन लोगों ने सारे खेत अपने नाम करवाए हैं, ना वैसे ही हम भी करवाएंगे, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। मानव ने बोला, क्या ये करना सही रहेगा? साक्षी ने बोला, जब अगले ने इतना कुछ कर लिया, उसके लिए सब कुछ सही था, तो हमारे लिए क्यों नहीं रहेगा? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? क्या हमारे बाल बच्चों का कोई हक नहीं है? आपने अपनी जिंदगी के 10 साल की कमाई तो अपने माँ बाप और भाई बहनों पर लुटा दी, अपने बीवी बच्चों का हक काट कर, और उसके बाद भी हम लोगों के साथ आपके भाई बहनों ने इतनी बेईमानी की, क्योंकि आपकी माँ बाप ही बेईमान थे। तो अब हमें बेईमानी का जवाब बेईमानी से ही देना होगा। हमें अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने हक के लिए तो हम कभी लड़ नहीं पाए। मानव ने चुपचाप अंदर ही अंदर पता लगवाया तो सच में वो घर अभी तक उसके पिताजी के नाम पर ही था, और घर में ही, क्योंकि दुकान थी तो वो भी पिताजी के नाम पर ही थी, और वह काफी बड़ा एरिया था। उस सड़क पर होने के कारण उसकी कीमत उन खेतों से 10 गुने से भी ज्यादा थी। मानव ने बिना किसी को भनक लगे चुपचाप पैसे के बूते वो पूरा घर, दुकान, सब कुछ साक्षी के नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और इस बात को भी करीब 1 साल बीत गए। अभी तक इस बारे में किसी को पता नहीं था। पैसों से उसके भाइयों ने ये खेल खेला था, और पैसों से ही उसने भी कर्मचारियों को मिलाकर ये खेल खेल दिया। 1 साल के बाद एकाएक साक्षी ने वहां पर फोन किया और बोला, मेरा घर और दुकान चुपचाप खाली कर दो, वरना मैं पुलिस लेकर आऊंगी। अपना घर और दुकान खाली करवाने सुनकर उसके देवर और देवरानी हैरान हो गए और बोले, दिमाग ठीक है आपका?
ये घर और दुकान आपकी कब से हो गया? तो साक्षी ने बोला, तभी से जब से सारे खेत, सारे जेवर और सारी एफडी तुम लोगों की हो गई। तो जल्दी से जल्दी मेरा घर और दुकान खाली कर दो, वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। कहकर साक्षी ने फोन काट दिया। जब अमर और अभिजीत ने पता लगवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा का पूरा घर दुकान साक्षी के नाम पर हो चुका था। साक्षी उसकी मालकिन थी। अब अमर और अभिजीत ने फोन करके उन्हें धमकी दी, हम कोर्ट केस करेंगे, ये बेईमानी है। साक्षी ने कहा, करो कोर्ट केस। जब कोर्ट में ये साबित हो सकता है कि मैंने बेईमानी से सब कुछ अपने नाम करवाया है, तो ये भी तो साबित हो सकता है कि खेत भी बेईमानी से तुम लोगों की बीवियों के नाम हुए हैं। कानून तुम्हारे लिए अलग और मेरे लिए अलग नहीं है। तब तो एफडी वाली बात भी खुलेगी कि कैसे पिताजी के मरने के बाद उनकी सारी एफडी उनके दो बेटे और एक बेटी में बटी है, जबकि उनकी 4 औलाद थी। एक केस के बाद सारी परतें खुलेगी। कैसे सासू माँ के सारे जेवर घर से गायब हो गए और किसके पास गए। तुम्हें क्या लगता है तुम केस करोगे तो हम चुप बैठेंगे? परत दर परत इस केस को खोलेंगे और एक एक ईंट का बराबर बंटवारा करवाएंगे। फिलहाल तो चुपचाप मेरा घर खाली करो। केस जब होगा तब होगा। अभी वह पूरा घर और दुकान मेरे नाम पर है और मुझे मेरा घर और दुकान खाली चाहिए। और अगर केस होता भी है ना, तो ये वह एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसे तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उस पूरे घर और दुकान को सील करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, वरना 2 दिन बाद तुम्हें जबरन वहां से धक्के मारकर निकालवाऊंगी। अमर और अभिजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि दुकान मुख्य सड़क पर होने के कारण ही चलती थी। अंदर खेतों में दुकान खोलकर वो क्या करते, और गांव में तुरंत दूसरा घर और दूसरा दुकान लेना आसान नहीं था। चली जाएगी दुकान को बंद कर देना भी आसान नहीं था। वही उनकी रोजी रोटी थी। ऊपर से रहने का भी कोई और ठौर ठिकाना नहीं था और अच्छे खासे बड़े से घर में ऐशो आराम से रहते थे वो। उतना बड़ा घर दोबारा उतनी सुविधाओं के साथ बना पाना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था उस घर और दुकान की कीमत उन खेतों की कीमत से बहुत ज्यादा है। उन्हें ये भी पता था कि केस मुकदमा करने से इतनी जल्दी फैसला नहीं आते हैं। सालों ये मुकदमे चलते रहते हैं। और अगर वह दुकान के लिए केस करते तो मानव भी खेतों के लिए केस करता, तो ना उनके दुकान बसते, ना ही वह खेत में कोई खेती कर पाते। सब कुछ डिसिपेटेड हो जाता। मानव तो अपनी नौकरी करता और अपनी जिंदगी आराम से गुजारता, लेकिन उनके रोजी रोटी का साधन ही छिन जाता। अगर बैंक में हुए फ्रॉड की बात खुल जाती कि किस तरह से उन लोगों ने पिताजी के अकाउंट के पैसे 3 हिस्सों में बांटे हैं, चौथे का नाम हटाकर, तो वहां भी उनके फंसने के पूरे चांस थे। इसीलिए उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और फोन करके समझौते की बात की। मानव ने साफ बोला, समझौता एक शर्त पे होगा कि सब कुछ बराबर बराबर बटेगा, एक एक ईंट बराबर बराबर बटेगी। साक्षी ने भी बोला, सासू माँ के कितने जेवर थे, क्या थे, मैंने सब देखा है। सारे जेवर पहले बराबर बराबर बांटे जाएंगे। और मानव ने बोला, पापा ने दुकान से कितनी कमाई की है मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भी उस दुकान को चलाया है। तो पापा के पास अंदाजन कितने पैसे होंगे मुझे बहुत अच्छे से पता है। बैंक का रिकॉर्ड से तो पता चल ही जाएगा। मुझे पूरा का पूरा मेरा हिस्सा चाहिए, खेतों में भी, पैसों में भी और जेवरों में भी। और रही घर दुकान की बात, तो
उसमें भी तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इस गुमान में मत रहना कि पूरा का पूरा घर दुकान तुम्हें मिल जाएगा। एक दुकान अमर की, एक दुकान अभिजीत की है और तुम लोगों ने एक दुकान और खोल रखी है जिसे तुम लोगों ने किराए पर चढ़ा रखा है। उसका किराया आधा आधा बांटते हो। उसे खाली करो, वो मेरी दुकान रहेगी। उसे मैं किराए पर चढ़ाऊंगा और घर में भी तीनों के हिस्से अलग अलग बटेंगे। इस गुमान में मत रहना कि सारा कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। बहुत त्याग कर चुका हूं मैं अपने भाई बहनों के लिए, लेकिन अब और नहीं। अपने बीवी बच्चों की जरूरत काट कर तुम लोगों को खिलाया है और तुम लोगों ने मेरे हाथ पैर काट दिए, लेकिन इसमें गलती हमारी नहीं, गलती हमारे माँ बाप की है। क्योंकि सच्चाई यही है कि कोई भी औलाद तभी बेईमानी करता है जब माँ बाप बेईमान होते हैं और हमेशा अपने लाडले बच्चों का उनके गलत में भी उनके साथ दिया होता है, जो कि मेरे माँ बाप थे। अगर वह मेरे साथ बेईमानी नहीं करते तो तुम लोगों के मन में ये बात कभी नहीं आती कि मेरा कोई मोल नहीं और तुम लोगों का हिम्मत नहीं बढ़ती ऐसी बेईमानी करने की। अब अगर समझौता करना है तो मेरी शर्तों पे और मेरे हिसाब से होगा, वरना मेरा दुकान और घर खाली करने के लिए तैयार रहना। कहकर मानव ने फोन रख दिया। अभिजीत और अमर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय समझौते के। सुकन्या ने फोन करके मानव को काफी कुछ उल्टा सीधा बोला कि आप कितने लालची हो, अच्छा खासा शहर में रह रहे हो, खा पी रहे हो, फिर भी गांव में भाइयों का सुख देखा नहीं जाता। तो इस बार साक्षी ने मानव से फोन ले लिया और बोल दिया, बेटी हो तो बेटी बनकर रहो, पर्दार बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी लाइन पर लाने में देरी नहीं लगाऊंगी। क्योंकि अब मुझे शौक नहीं है महान बनने का। सुकन्या को भी समझ में आ गया था कि अगर अब वह इन सब पचड़ों में ज्यादा पड़ेगी तो वो भी घसीटी जाएगी और इसमें उसका खुद का नुकसान है। इसीलिए उसने भी शांत रहने में अपनी भलाई समझी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था, क्योंकि नीच लोगों को समझाने के लिए नीचता की हद पर जाना पड़ता है, जो साक्षी और मानव ने कर दिखाया।